बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एल्केन्स के बारे में पढ़ा था। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में तीन प्रकार में वर्गीकृत करते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को, जिनमें से पहला था एल्केन्स, दूसरा है एल्कीन्स और तीसरा है एल्काइंस। तो हम एल्केन पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एल्कीन्स। तो क्या है एल्कीन्स? ये खुली श्रृंखला वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके नाम के अंत में ईन लगता है। नाम से समझ में आ रहा है, एल्कीन्स, एल्क प्लस ईन, तो ये हो गए एल्कीन्स। यानी जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं जिनके नाम के अंत में ईन लगता है वे एल्कीन्स होते हैं। इन यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ पर n क्या होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। यानी n लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इस एल्कीन में या इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं वो n संख्या प्रदर्शित करती है। इन यौगिकों में एक द्विबंध पाया जाता है, अतः ये असंतृप्त यौगिक होते हैं। यानी जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन का मतलब इनमें एक द्विआबंध जरूर पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड जरूर पाया जाता है। चूँकि इनकी संयोजकता पूरे हाइड्रोजन पूर्ण नहीं कर पाते, इसलिए संयोजकता पूर्ण करने के लिए एक डबल बॉन्ड या द्विआबंध लगता है। तो इसलिए ये कैसे यौगिक होते हैं? असंतृप्त यौगिक होते हैं। और जो एल्कीन्स होते हैं उनका जो पहला कार्बनिक यौगिक होता है वो कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं का होता है, यानी एक कार्बन परमाणु का कोई भी एल्कीन नहीं पाया जाता। एल्केन में एक कार्बन परमाणु का यौगिक होता है जिसे हम मेथेन कहते हैं, जबकि एल्कीन में कोई भी एक कार्बन परमाणु का यौगिक नहीं होता है। कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए। तो हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा सामान्य सूत्र है एल्कीन्स का, CnH2n। तो इसमें हम n का मान रखते हैं और उससे हम देखते हैं कौन सा यौगिक या कौन सा एल्कीन बनता है। तो हमने अभी पढ़ा कि कम से कम 2 कार्बन परमाणु होने चाहिए, यानी n की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, तभी एल्कीन्स बनते हैं, और 2 से अधिक चाहे जितनी भी हो। तो यदि हम n के स्थान पर 2 रखते हैं तो कौन सा यौगिक बनेगा या कौन सा कार्बनिक यौगिक बनेगा, देखते हैं। इस सूत्र में हमने n का मान 2 रखा, ठीक है। तो C2 हो गया, 2 के n की जगह पर 2 रखते हैं तो C2 हो गया H2n, यानी H2 इंटू n की जगह पर 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C2H2 इंटू 2 4, तो C2H4 ये सूत्र निकला। अब हम जानते हैं 2 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं वे कहलाते हैं एथ। और चूंकि ये एल्कीन्स हैं तो इनके नाम के अंत में ईन आएगा, तो एथ प्लस ईन तो हो जाएगा एथीन, ठीक है। 2 कार्बन परमाणु वाला यौगिक एथ कहलाता है, और चूंकि ये एल्कीन है इनमें ईन लगेगा तो ये हो गया एथीन। एथीन इसका नाम हो गया, इस सूत्र, ये जो सूत्र है इसका नाम हो गया एथीन। यानी ये जो एल्कीन है इसका नाम हो गया एथीन, या इसको हम एथिलीन भी बोलते हैं। तो इसका हम संरचनात्मक सूत्र देख लेते हैं। C2H4, तो 2 कार्बन, ये बन गए 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अब चूंकि इसमें हाइड्रोजन 4 ही है तो हम 4 ही हाइड्रोजन लगाएंगे। चूंकि इस सूत्र में मान रखने पर, चूंकि इसका सामान्य सूत्र ही यही होता है, तो हाइड्रोजन सिर्फ 4 निकल के आ रहे हैं। तो 4 हाइड्रोजन जब लगाएंगे तो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होगी। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आना चाहिए था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आना चाहिए था, जबकि सूत्र में सिर्फ 4 हाइड्रोजन हैं। तो 4 हाइड्रोजन होने पर यहाँ पर हमें एक द्विबंध या डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तभी कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो पाएगी। देखिए 1 2 3 4, और इस कार्बन की 1 2 3 4, है ना। यदि हम डबल बॉन्ड नहीं लगाते हैं तो हो जाएगा 1 2 3, एक खाली रह जाएगी यहाँ संयोजकता, यहाँ पर तो कोई और तत्व जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए इसमें यहाँ डबल बॉन्ड या द्विआबंध अवश्य पाया जाता है एल्कीन्स में। तो ये हो गया एथीन। दूसरा उदाहरण देखते हैं। CnH2n में यदि हम n का मान 3 रखते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ n के स्थान पर हमने 3 रखा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3, तो हो जाएगा C3H, 3 2 6, C3H6, ये सूत्र निकल के आया। अब हमने पढ़ा था 3 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं।
वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाएं। देखिए C3 का मतलब 3 कार्बन परमाणु, तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 कार्बन पाए जाएं वह कहलाता है प्रोप। और प्लस ये एल्कीन है यानी इनमें ईन जुड़ेगा, तो हो गया प्रोप प्लस ईन हो गया प्रोपीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। देखिए इसका सूत्र, संरचनात्मक सूत्र देखिए, 3 कार्बन यानी 1 2 3, 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस कार्बन पे तो 3 जुड़ गए हैं, है ना, क्योंकि हमें 6 हाइड्रोजन ही लगाने, आप कहीं से भी जोड़ेंगे। अगर आप ये वाला हाइड्रोजन इधर रखेंगे तो ये डबल बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। देखिए यहाँ पर है तो इसलिए 1 2 3 4 चारों संयोजकताएं पूर्ण है कार्बन की। यहाँ पर 1 2 3 4 डबल बॉन्ड एक लगाना पड़ा, तभी ये कार्बन की संयोजकता पूर्ण हुई। और यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर चूंकि और कोई हाइड्रोजन नहीं, इसलिए इन दोनों कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड आएगा। अब जहाँ पर भी हम डबल बॉन्ड लगाते हैं उस कार्बन को हम पहली संख्या देते हैं। चूंकि इसमें 3 कार्बन है, अगर हम यहाँ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा उसको हम पहला नंबर देंगे। इस कार्बन को पहला नंबर दिया जिस पर हमने डबल बॉन्ड लगाया। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, इस कार्बन को हमने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया और इसको 3 नंबर दिया। तो जब इसका नाम रखेंगे तो चूंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है यानी ईन लगा है, तो इसलिए इसका नाम होगा 1 प्रोपीन। प्रोपीन इसका नाम है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है या ईन किस कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन। और हम इस तरह से और भी उदाहरण पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।